प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 6100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, देश का कोई भी कोना तेज विकास की संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जनसभा को भी किया संबोधित। कहा, राज्य की केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वारंगल में भद्रकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री आज बीकानेर में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। बीकानेर के पास नौरंग देसर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में मतदान शुरू होते ही राज्य भर में हिंसक झड़पों की खबरें। पोलिंग बूथों में मतपत्र लूटने और आगजनी की घटनाएं। कई की मौत। 11 जुलाई को आएंगे नतीजे। भाजपा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा, 10 साल में आपका बदला चाल चरित्र चेहरा। केजरीवाल सरकार पर सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके अपने कार्यकर्ताओं को रेवड़ियां बांटने का लगाया आरोप। खेल की खबरों में कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन की जीत का सिलसिला जारी। दोनों खिलाड़ी आज खेलेंगे अपना अपना सेमीफाइनल मुकाबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना का आज कई सौगातें दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 6100 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें 5550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 176 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे विनिर्माण इकाई काजीपेट की आधारशिला भी रखी है। 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाने वाली इस आधुनिक विनिर्माण इकाई से वैगन निर्माण क्षमता में वृद्धि होगी। ये संयंत्र नवीनतम प्रौद्योगिकी मानकों और सुविधाओं जैसे वैगनों की रोबोटिक पेंटिंग, अत्याधुनिक मशीनरी और सामग्री भंडारण और रखरखाव की आधुनिक सुविधा से सुसज्जित होगा। इससे स्थानीय रोजगार सृजन होंगे और आसपास के क्षेत्रों में सहायक इकाइयों के विकास में भी मदद मिलेगी। Of our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi ji, that for Vikasit Bharat, modern infrastructure is pivotal. Under his dynamic leadership, the country has seen an unprecedented transformation in infrastructure landscape of the country in the last 9 years. केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था, 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे। आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई। Telangana is a strong partner in nation building. Road infrastructure projects worth over rupees 34,000 crore have been completed or are in advanced stages of completion in Telangana. Today's Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is laying the foundation stone for 2 national highway projects worth rupees 5,600 crore. 4-laning of Karimnagar Warangal section of NH 563. तेलंगाना के वारंगल में कई बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तेलंगाना के लोगों के योगदान को जिक्र करते हुए कहा कि भारत जब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना तो उसमें भी इस राज्य के लोगों की बड़ी भूमिका है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का देश युवाओं का देश है और इसके लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। अपनी स्थापना के 9 वर्ष पूरे किए हैं। तेलंगाना राज्य भले ही नया हो, लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगाना का कंट्रीब्यूशन, यहां के लोगों का योगदान हमेशा बहुत बड़ा रहा है। तेलुगु लोगों के सामर्थ्य ने हमेशा भारत के सामर्थ्य को बढ़ाया है। इसलिए
आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बना है तो उसमें भी तेलंगाना के लोगों की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का कोई भी कोना तेज विकास की संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में तेलंगाना के विकास और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। आज का नया भारत युवा भारत है, बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है। हमें इस गोल्डन पीरियड के हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। इन्हीं संभावनाओं को बल देने के लिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगाना के विकास पर, यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में आज तेलंगाना की कनेक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 6,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए PLI योजना शुरू की है। इसका मतलब जो ज्यादा उत्पादन कर रहा है उसे भारत सरकार से विशेष मदद मिल रही है। के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन रहा है। मेक इन इंडिया अभियान बन रहा है। हमने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए PLI योजना शुरू की है। यानी जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसे भारत सरकार से विशेष मदद मिल रही है। इसके तहत 50 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स यहां तेलंगाना में लगे हैं। आप जानते हैं कि भारत ने इस वर्ष डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 9 वर्ष पहले 1,000 करोड़ से भी कम था। आज ये 16,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इसका लाभ हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पहले से कहीं अधिक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है। आज हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम जारी है। भारत का तेज विकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर संभव नहीं था। आने जाने में अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लॉजिस्टिक्स अगर महंगा होगा तो बिजनेस को भी नुकसान होता है और लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधिक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है। आज हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है। आज पूरे देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक जाल बिछा रहा है। 2 लेन के हाईवे 4 लेन में और 4 लेन के हाईवे 6 लेन में बदले जा रहे हैं। पिछले वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा बनाए गए आधुनिक कांच का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस कड़ी में अपकाजी पेंट भी मेक इन इंडिया के साथ जुड़ने जा रहा है। आज भारतीय रेल भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड, नया पड़ाव तय कर रही है। इन दिनों मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्चा है। बीते वर्षों में भारतीय रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमोटिव बनाए हैं। भारतीय रेलवे के इस कायाकल्प में अब काजीपेट भी मेक इन इंडिया की नई ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है। अब यहां हर महीने दर्जनों वैगन बनेंगे। इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यहां के हर परिवार को किसी न किसी रूप में लाभ होगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन 9 वर्षों में विशेषता ये रही है कि उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। गडकरी ने कहा कि 2024 के समाप्त होने से पहले 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करा जाएगा। यह हाईवे बनाते समय विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने जो 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं, जो 500 ब्लॉक्स
जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनके विकास में ये रोड कैसे उपयोगी होंगे, इसका भी विचार किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि तेलंगाना में अभी तक 1,10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कुछ कंप्लीट हुए, कुछ ऑनगोइंग है, कुछ शुरू हुए हैं। पर विश्वास है मुझे कि 2024 समाप्त होने के पहले हम तेलंगाना में 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और तेलंगाना का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वारंगल में एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने राज्य की केसीआर सरकार पर निशाना साधते हुए उसे सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। यहां की राज्य सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। यहां की सरकार ने सिर्फ 4 काम किए हैं। पहला, सुबह शाम मोदी को, केंद्र सरकार को रेगुलरली गाली देने का काम किया है। पूरी डिक्शनरी इसी काम में लगाई है। दूसरा काम क्या किया है? एक परिवार को ही सत्ता का केंद्र बनाने का और खुद को तेलंगाना का मालिक साबित करने का काम किया है। तीसरा काम क्या किया है? इन्होंने तेलंगाना के आर्थिक विकास को चौपट कर दिया। चौथा काम क्या किया? चौथा, इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तेलंगाना दौरे की शुरुआत आज प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। प्रधानमंत्री आज अपनी राजस्थान यात्रा के दौरान बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसमें 6 लेन वाले अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड का लोकार्पण भी शामिल है। राजस्थान में इसकी लंबाई 500 किलोमीटर की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी 10,950 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार एक हरित ऊर्जा गलियारे का भी लोकार्पण करेंगे। ये लगभग 6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा। इसके अलावा बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले एक ESIC अस्पताल का भी प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री बीकानेर रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। ये लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही 43 किलोमीटर लंबी चूरू रतनगढ़ रेल खंड के दोहरीकरण की भी आधारशिला आज प्रधानमंत्री के द्वारा रखी जाएगी। राजस्थान के बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री बीकानेर वासियों को विकास परियोजनाओं की कई सौगात देने वाले हैं। इस सिलसिले में हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बात की बीकानेर के सांसद और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर का दौरे पर आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सर, हम देख रहे हैं कि बहुत भव्य तैयारियां हो रही है। देखिए, ऐतिहासिक सभा होने वाली है बीकानेर में प्रधानमंत्री जी की, और जनता भी बहुत उत्साहित है। जिस तरह के विकास के काम हुए हैं पिछले 9 सालों में, उनका लोकार्पण होना, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जिनका शिलान्यास होना, शुभारंभ होना, ये अपना आप में महत्वपूर्ण काम है। तो मुझे लगता है कि ये सभा तो बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, मेमोरेबल इवेंट ऑफ बीकानेर। कह रहे हैं कि ऐतिहासिक सभा होने वाली है, जो विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। उसमें ग्रीन कॉरिडोर है, ESI हॉस्पिटल है, जो रेलवे का यहाँ पर स्टेशन है उसका पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी जानी है। तो इन योजनाओं को किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर जो ग्रीन ये कॉरिडोर बन रहा है? अधिकतर बीकानेर सोलर हब बन गया, प्राइवेट सेक्टर में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया, और उसके लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि पावर को कैसे हम स्टोर करें, और जहाँ ज़रूरत हो, जिस इंडस्ट्रियल एरिया में ज़रूरत हो, जिस शहर में ज़रूरत हो, उसको कैसे पहुँचाएं। तो जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, इसका हब भी बीकानेर बन रहा है। बनासकांठा से चित्तौड़गढ़, बीकानेर, मोगा, खेतड़ी, भिवाड़ी, तो ये इसका हब बीकानेर है। तो ये बीकानेर के लिए सौभाग्य है कि सोलर एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, हर जगह बीकानेर का नाम आ रहा है। पूरा अमृतसर से लेकर जामनगर तक ये कॉरिडोर बन जाएगा। कई शहर राजस्थान के इससे जुड़े हैं, तो एक तरह से कहें जो आर्थिक गतिविधियां वो भी तेज होंगी, कई उद्योग लगेंगे, आवाजाही तो बहुत समय बहुत कम लगेगा। ये रोड है, जो पहले हम बात कर रहे थे वो कॉरिडोर था। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है, जो अमृतसर से जामनगर तक जाएगा। इसमें आने जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। जनता को जो समय लगता है उसका आधा समय लगेगा, और जो इंडस्ट्रियल गुड्स है उसको सी पोर्ट पे ले जाने के लिए बहुत दिक्कत आती थी, उसके लिए एक रास्ता मिल जाएगा। इसलिए पंजाब का सामान इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हरियाणा का सामान इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, राजस्थान का सामान इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, गुजरात का सामान, इन सबको इसका रास्ते का सुगमता से रास्ता मिलेगा। ये अलग तरह का रास्ता है, और इसके आसपास फिर इंडस्ट्री लगेगी, तो ये कॉरिडोर हो जाएगा। किस तरह से यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर जो बन रहा है, सोलर हब बन चुका है बीकानेर, और तमाम जो योजनाएं जिनकी शुरुआत हुई है उसका फायदा आप देख रहे हैं। केंद्र की योजनाओं का राजस्थान को मिल रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात लेकर आने वाले हैं बीकानेर में। कैमरामैन राजेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, बीकानेर। वो खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए चल रहे मतदान के बीच कई जगहों से हिंसक झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। कई जगहों पर मतपत्र लूटे जाने, तोड़फोड़ और आगजनी की भी खबरें सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद में TMC भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई है। इस हिंसा में कई लोगों के घायल होने की भी बात सामने आई है। कल रात से अब तक 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। बीती 8 जून को पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक कई हिंसक झड़पें हो चुकी हैं, जिसमें 24 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। आज राज्य की 928 जिला परिषद, 9,730 पंचायत समिति और 63,229 ग्राम पंचायतों की सीटों के लिए करीब 5 करोड़ 67 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं पंचायत चुनाव के नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने राज्य के उत्तर 24 परगना का दौरा किया है। उन्होंने कहा है कि वे सुबह से ही फील्ड में हैं और लोगों ने उनका काफिला रोककर उनसे बातें की हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में उन्हें बताया कि गुंडे उन्हें मतदान केंद्र तक नहीं जाने दे रहे। उन्होंने कहा कि लोगों के मुताबिक कई हत्याएं भी हुई हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में पूरी सरकारी व्यवस्था असंवैधानिक कामों में लग चुकी है। वहां की सरकार ना तो राज्यपाल के आदेश का सम्मान करती है और ना ही हाई कोर्ट के आदेश का पालन करती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, मगर वहां की ममता सरकार जनाधार खो चुकी है और इसी डर में वो हिंसक प्रवृत्ति अपना रही है। बंगाल में सारा व्यवस्था
असंवैधानिक कामों में पूरा लग चुकी है। ना वहाँ की सरकार राज्यपाल के आदेश को कोई सम्मान करते हैं, हाईकोर्ट के आदेश को सम्मान करते हैं, सेंट्रल एजेंसी रहनी चाहिए, हाईकोर्ट की ऑर्डर रहा। ये सारे प्रिकॉशंस के बावजूद जब जमीनी स्तर पर जब स्थानीय पुलिस और प्रशासन खुद ही पार्शियल हो जाए और बायस्ड हो जाए और राजनीतिक दृष्टि से काम करे, ये तो संवैधानिक व्यवस्था इसको नहीं कहा जाता है। और विशेष करके डेमोक्रेसी में हिंसा की कोई स्थान नहीं है, लेकिन वहाँ की स्थानीय सरकार जनाधार खो चुकी है। उसकी भय से वो हिंसक प्रवृत्ति अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर राज्य के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था खस्ताहाल हो चुकी है और राज्य की ममता सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव के दौरान भी हिंसा हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद भी बूथों पर सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। चुनाव नहीं हो रहा है, ये मौत हो रहा है। हिंसा का आगजनी पूरा स्टेट में, सेंट्रल फोर्स को कहां भी डिप्लॉयड नहीं किया। कोई बूथ में 65,000 सेंट्रल फोर्सेस है कोर्ट का निगरानी में नहीं है। सीसीटीवी नॉट ऑपरेटिंग एवरीवेयर। ये वोट नहीं है, लूट है। सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉयड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी राजीव सिन्हा का था और उन्होंने एसपी का पास भेज दिया। सब एसपी ममता की कैडर है। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसक झड़पों के बारे में कहा कि ऐसा लगता है कि यह 90 के दशक का बिहार है। कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा 90 के दशक में बिहार में हुआ करता था। लोकतंत्र के इस पर्व को रक्त रंजित करने के जितने कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, वो एक के बाद एक संवैधानिक उपकरणों से एक्सपोज होते जा रहे हैं। यदि यह तृणमूल की सरकार यह बात कहती है तो यह निर्णय तो न्यायालय ने लिया है। न्यायालय ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब राज्य के चुनाव आयोग ने ही डिमांड की थी फोर्सेस की, तो वो कैसे कह सकते हैं कि फोर्सेस नहीं आने चाहिए। चुनाव आयोग यह मांग सकता है कि मुझे सुरक्षा बल चाहिए, कौन से चाहिए, कैसे चाहिए, यह उनका अधिकार नहीं है। यह प्रश्न करने का अर्थ होता है कि उनके मन के अंदर का जो भाव था कि वो दुरुपयोग करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर भी बड़ा प्रहार किया है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने करोड़ों का शीश महल बनवाया और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने सिपह सालारों को रेवड़ियां बांटी हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के सरकारी खजाने के दुरुपयोग का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतीय राजनीति में कट्टर ईमानदार के नित नए किरदार एक के बाद एक उभर कर सामने आते जा रहे हैं। आपने देखा कि पहले शराब के कारोबार में उनका किरदार दिखा, फिर बिजली के व्यापार में उनका किरदार दिखा, अब एक नए प्रकार का किरदार उनका दिख रहा है जिसमें अपने सिपह सालारों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी तनख्वाह पर नियुक्त करना और उनसे सरकारी पद पर रहते हुए पार्टी का काम करवाना। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 10 साल में आम आदमी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ बदल गया है। इतना मैं कहना चाहता हूं, ये वो पार्टी है जिसने एक शपथ पत्र लिखा था कि हम मकान नहीं लेंगे और सारे के सारे विधायकों से लिखवाया था, हम वाहन नहीं लेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। सोचिए वो आते आते आज कहां तक पहुंच गए हैं कि सरकारी खजाने का कैसा दुरुपयोग किया जा सकता है। मुझे लगता है 10 साल के अंदर, तो 2013 में पार्टी बनी थी, 10 साल के अंदर किसी का किरदार या चरित्र, पूरी पार्टी का चाल, चिंतन, चेहरा, चरित्र इतना नहीं बदला होगा जितना कि आम आदमी पार्टी का है। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना के दौरे पर थे और वारंगल से कुछ तस्वीरें आई हैं। प्रधानमंत्री जब वारंगल की सड़कों से निकले तो उनके काफिले का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग नजर आए। ये तस्वीरें वारंगल शहर की हैं।
जब प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क के दोनों ओर दिखाई दिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगोलिया के इन दिनों दौरे पर हैं। भारत और मंगोलिया की संसद के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर स्पीकर ओम बिरला और मंगोलियाई संसद के अध्यक्ष जी जनदन शतर ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। दोनों अध्यक्षों ने इसे आपसी संबंधों के लिए ऐतिहासिक बताया है। स्पीकर ओम बिरला ने मंगोलिया रिफाइनरी का भी दौरा किया है। भारत के सहयोग से मंगोलिया की रिफाइनरी का निर्माण हो रहा है। मंगोलिया की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में ये रिफाइनरी अहम भूमिका निभाती नजर आएगी। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने अयोग्यता के मुद्दे पर अपना जवाब देने के लिए शिवसेना के दोनों गुट के विधायकों को नोटिस जारी किया है। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शुक्रवार 7 जुलाई को कहा कि उन्हें भारत के निर्वाचन आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिल गई है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द ही शुरू होगी। वहीं इस सप्ताह की शुरुआत में शिवसेना के उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। रूठी है तो मना ले बंधु, अरे अब के घर बसा ले बंधु। घर है यार घर बार नहीं, दीवार तो है हम वार नहीं। तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले, तो पुट्टी भर ले। कहानी जो भी हो, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश।